निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह और निर्माता लेखक विपुल अमृतलाल शाह की जो फिल्म है द केरला स्टोरी पार्ट 2, जिसमें उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा, अर्जन औजला और सुमीत गहलावत ने काम किया है, जो आज यानी 28 फरवरी को रिलीज़ हुई है, जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे 11 मिनट की है, जिसे UA16+ का सर्टिफिकेट मिला है, जिसका अनुमानित बजट 25 करोड़ रुपए का है। हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए, 2023 में रिलीज़ हुई द केरला स्टोरी ने भारतीय सिनेमा में एक भूचाल सा ला दिया था। उस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर 286 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी, बल्कि पूरे देश में एक गहरी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बहस भी छेड़ दी थी। किसी के लिए वो फिल्म एक साहसी सच्चाई थी, तो कुछ लोगों के लिए एक उकसावे से भरा प्रचार थी। इन दो छोरों के बीच झूलती उस फिल्म का सीक्वल आया है, द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। ये अब सिनेमाघरों में है। मैंने थोड़ी देर पहले ये फिल्म देखी है। इस बार विषय थोड़ा और भी गहरा गया है, व्यापक है। केरला से निकलकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक ये सब्जेक्ट फैला हुआ है। 3 अलग अलग लड़कियां हैं, 3 अलग अलग कहानियां हैं और एक साझा दर्द है। फिल्म को लेकर रिलीज से पहले ही कोर्ट में मामले पहुंच गए थे। राज्य सरकारों ने विरोध किया और पहले भाग के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। इस सब के बीच ये जानना जरूरी है कि क्या ये फिल्म सिनेमैटिक ब्रिलियंस है, सिनेमाई रूप से कुछ कह पाती है, या सिर्फ एक एजेंडा भरी है। देखिए, इसकी जो बैकग्राउंड है, पहले भाग का बोझ द केरला स्टोरी 2023 में जो आई थी, जब ये दावा किया गया था कि केरल से 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियां ISIS में भर्ती हुई हैं, तो ये आंकड़ा तुरंत विवादित हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के दावों पर सवाल उठाए थे, लेकिन फिल्म ने बड़ी कमाई की। निर्देशक सुदीप्तो सेन और निर्माता विपुल शाह की जोड़ी ने सीक्वल बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार सुदीप्तो सेन इससे बाहर हो गए। उन्होंने मना कर दिया। सुदीप्तो सेन का कहना था कि सीक्वल के लिए जो पर्याप्त शोध चाहिए, रिसर्च चाहिए, तथ्यात्मक आधार चाहिए, उसे तैयार नहीं किया गया। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। जब एक फिल्म खुद को सच्ची घटनाओं पर आधारित बताती है, तो उसके निर्देशक का यह कहना कि पर्याप्त शोध नहीं हुआ, दर्शकों के लिए एक चेतावनी की तरह आता है। नए निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस विवादास्पद विरासत को वो आगे ले जाने की इसमें कोशिश करते दिख रहे हैं। कहानी देखिए, 3 जिंदगियां हैं, एक दर्द है। फिल्म की संरचना 3 समानांतर कहानियों पर आधारित है। पहली कहानी है सुरेखा गुप्ता, जो उल्का गुप्ता प्ले कर रही हैं, जो कि केरला की एक मेधावी छात्रा हैं। वो सलीम से प्रेम करती हैं, जो खुद को आधुनिक और प्रगतिशील दिखाता है, लेकिन असल में वो एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क का हिस्सा है। सलीम के प्रेम जाल में फंसकर सुरेखा अपनी पहचान, परिवार और जिंदगी सब खो देती हैं। दूसरी कहानी है नेहा, यानी ऐश्वर्या ओझा की, जो राजस्थान की रहने वाली हैं। नेहा मोहम्मद फैजान के जाल में फंसती हैं। तीसरी कहानी है दिव्या की, जो एक ऐसी लड़की है जो शुरुआत में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करती है, लेकिन बाद में महसूस करती है कि उसने अपनी असली जड़ों से कितनी दूरी बना ली है। तीनों कहानियां क्लाइमैक्स में एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां फिल्म सबसे ज्यादा लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। तीनों धागों को एक साथ समेटने की कोशिश में क्लाइमैक्स बहुत जल्दबाजी में निपटाया गया लगता है, जो कि भावनात्मक ऊंचाई पहले और दूसरे एक्ट में बनती है, तो तीसरे में वो बिखर कर रह जाती है। निर्देशन की बात करें तो ताकत और कमजोरी दोनों हैं कामाख्या नारायण सिंह के इस निर्देशन में। एक पूर्व निर्मित विवादित ब्रांड को उनको आगे ले जाना था और साथ ही उसे एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस भी देने की कोशिश करनी थी। वो कुछ हद तक सफल रहे हैं। फिल्म का पहला घंटा काफ़ी कसा हुआ है। तीनों लड़कियों का परिचय रोचक तरीके से दिया गया है और दर्शक जल्द ही पात्रों से जुड़ाव भी महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं सिनेमाटोग्राफी की। देखिए, ठीक ठाक है। केरल की हरियाली और राजस्थान की जो बनावट है, भव्य शैली है, उसका विरोधाभास जो है वो फिल्म को एक विस्तृत कैनवास तो देता है कि अलग अलग जगहों की कहानी आ रही है। एडिटिंग सेकंड पार्ट में थोड़ी ढीली पड़ जाती है, जहां कुछ दृश्य जो है वो अनावश्यक रूप से लंबे खिंचते लगते हैं। स्क्रीन प्ले में गहराई की कमी दिखती है। किरदारों के मनोविज्ञान को और बारीकी से दिखाया जा सकता था। फिल्म का सबसे बड़ा निर्देशकीय दोष अगर मैं कहूँ तो उसका एक पक्षीय नज़रिया है। किसी भी जटिल सामाजिक मुद्दे को केवल एक ही कोण से दिखाना उसे प्रचार या एजेंडा बना देता है, फिर वो सिनेमा नहीं रह जाता। द केरला स्टोरी 2 में हर मुस्लिम पुरुष खलनायक है और हर हिंदू लड़की पीड़ित है। ये सरलीकरण न केवल कला को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज को भी एक गलत तरह का माहौल देता है। फिल्म की असली ताकत, अगर इस फिल्म में कुछ सबसे ज़्यादा काम दिख रहा है, तो वो है इसकी अभिनेत्रियाँ। उल्का गुप्ता ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। प्रेम में पड़ी एक भोली भाली लड़की से लेकर धोखे के बाद टूटी हुई स्त्री तक उनका परिवर्तन बहुत अच्छा दिखता है।
और उनके कुछ दृश्य हैं जब वो अपनी माँ से मिलती हैं, आंखें नम हो जाती हैं उनको देखकर। ऐश्वर्या ओझा ने भी नेहा के दर्द को शांत लेकिन बहुत ही गहरे तरीके से व्यक्त किया है। वो एक्शन और भावना दोनों में सहज दिखती हैं। अदिति भाटिया का काम तीसरी कहानी में काफ़ी सीमित था, लेकिन जो भी मौका उन्हें मिला उन्होंने अच्छी तरह से किया। खलनायकों की भूमिका निभाने वाले कलाकार अपना काम करते हैं, लेकिन उनके किरदारों में जटिलता न होने की वजह से वो ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ इतना ही करना था, उनका ज़्यादा काम दिखाई नहीं निकल कर नहीं आ पाता। सुमित गहलावत और अर्जुन औजला के किरदार ज़्यादा स्क्रीन टाइम और बेहतर लेखन के हकदार थे, अगर थोड़ा और डेवलप किया जा सकता था। संक्षेप में एक्टिंग बहुत अच्छी है इस फिल्म में, लेकिन स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर है। संगीत और तकनीकी पक्ष की अगर हम बात करें तो फिल्म के साथ मैच करता है इसका म्यूज़िक, मैं कह सकता हूँ। तनाव के जो दृश्य हैं उसमें एक तनाव बनता है संगीत से। गाने एवरेज हैं, ना बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं ना बहुत ख़राब, कहानी की गति को रोकते नहीं हैं लेकिन कोई विशेष छाप भी नहीं छोड़ते। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन के लिहाज से फिल्म अच्छी तरह बनाई गई है, खासकर उस बजट में जिस पर यह बनी है। 25 करोड़ रुपए की ये फिल्म है, तो ठीक ठाक काम हुआ है इसमें। VFX की ज़रूरत कम पड़ी है और जहाँ भी पड़ी है वो संतोषजनक है। कुल मिलाकर तकनीकी पहलू से ये एक एवरेज से थोड़ी ऊपर की फिल्म मैं कह सकता हूँ। देखिए, कोर्ट से सड़क तक द केरला स्टोरी 2 विवादों में घिरी रही, रिलीज़ से पहले भी और रिलीज़ के बाद भी। केरला हाई कोर्ट ने शुरुआत में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई, लेकिन डिविजनल बेंच ने बाद में ये रोक हटा दी और फिल्म बाद में रिलीज़ हुई। ये कानूनी अनिश्चितता जो है वो बॉक्स ऑफिस पर भी असर डालती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये फिल्म आज रिलीज़ हो रही है। बहुत सारे लोगों को अचानक पता लगा जब उन्होंने इंटरनेट चेक किया तो उन्हें पता चला अच्छा ये फिल्म रिलीज़ हो गई है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे भी अचानक पता चला कि फिल्म रिलीज़ हो गई है। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरनाक है। मुस्लिम संगठनों ने फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं, वहीं हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म की तारीफ की और इसे देखना ज़रूरी बताया है। इस ध्रुवीकरण के माहौल में एक बार फिर ये साबित हो गया है कि द केरला स्टोरी ब्रांड जो है वो जितना सिनेमाई है उससे कहीं ज़्यादा राजनीतिक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि पहले भाग के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सीक्वल में पर्याप्त रिसर्च नहीं हुई। जब एक फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है तो रिसर्च की कमी एक गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा कर देती है। सामाजिक संदर्भ की अगर हम बात करें कि क्या वाकई ऐसी फिल्म बनाना ज़रूरी था। लव जिहाद का मुद्दा भारत में काफ़ी संवेदनशील रहा है और विभाजनकारी भी रहता है। इसके पैरोकार इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र मानते हैं, जबकि विरोधी इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का हथियार कहते हैं। किसी भी समझदार फिल्मकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के जटिल मुद्दे को संतुलन के साथ, जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करे, ना कि वन साइडेड विजन दे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अभी इसमें जिक्र आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। द केरला स्टोरी 2 इस जिम्मेदारी से पूरी तरह दूर है कि वो एक संतुलित रवैया पेश करे। सब जो मुस्लिम पात्र हैं वो खलनायक हैं या षड्यंत्र के मोहरे हैं, और इसका ऐसा चित्रण जो है वो भारतीय मुस्लिम लोगों के लिए बड़ा अन्यायपूर्ण लोगों को लग सकता है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले धोखे या धर्मांतरण के दबाव या शादी के नाम पर ठगी जैसे मुद्दे नहीं हैं। वाकई हो रही हैं ऐसी घटनाएं, तभी ये फिल्म बनी है। लेकिन एक होता है कि आप उसको किस तरह से दिखा रहे हैं, बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। और बॉक्स ऑफिस पर अब देखना होगा इस फिल्म को किस तरह के दर्शक मिलेंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, अब पता चला है तो लोग देखने जाएंगे। वर्ड ऑफ माउथ से हो सकता है फिल्म आगे बढ़े। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात अगर मैं कहूँगा तो एक्टिंग बहुत कमाल की है। एक्टर्स बहुत अच्छे लिए हैं, खासकर तीनों लड़कियां। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है इसमें, तो एक सीन आता है जहां पर एक नायिका जो है वो अपने पिता से कहती है कि आप भी क्या क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखते रहते हैं। तो बाकायदा उसका अगला डायलॉग है उसकी माँ का कि व्हाट्सएप पर आने वाली हर बात झूठी नहीं होती। तो जैसा कि आपको मालूम है हमारे समाज में फैलाया जाता है कि व्हाट्सएप पर जो आता है लोग उसको फॉलो करते हैं, आँख बंद करके तमाम तरह की बातें होती हैं, तो उसको भी टच किया गया। तो कुल मिलाकर ये फिल्म एक ऐसा माहौल देती है जो हम अक्सर अपने आसपास बातचीत में तो कम से कम हम देखते हैं। तो ये द केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड एक ऐसी फिल्म है जो अच्छे इरादों से या कम से कम अच्छे बनाने का प्रयास तो उसमें किया गया है, इसके बावजूद अपनी सीमाओं में कैद रह जाती है। अभिनय विशेषकर उल्का गुप्ता का अच्छा है, कहानी का ढांचा रोचक है, लेकिन शोध की कमी है, एक पक्षीय नज़रिया है, कमज़ोर क्लाइमैक्स है और एक बहुत बंधी हुई है ये फिल्म। इस वजह से ये फिल्म खुलकर अपनी बात नहीं कह पाती। अगर आप द केरला स्टोरी 2 के प्रशंसक रहे हैं और उस विमर्श में, उस विचार में आप विश्वास रखते हैं तो ये फिल्म आपको संतुष्ट करेगी। यदि आप एक संतुलित गहरे सिनेमाई अनुभव की तलाश में हैं तो फिल्म उस कसौटी पर पूरी तरह खरी नहीं उतरेगी। एक बात तो तय है, द केरला स्टोरी फ्रेंचाइजी ने भारतीय सिनेमा में एक नई
और कह सकते हैं एक विवादास्पद विधा खोल दी। अब देखना यह है कि इस राह पर आगे जाने वाली फिल्में सिनेमाई परिपक्वता की ओर बढ़ती हैं या केवल भड़काऊ राजनीति का औजार बनकर रह जाती हैं। क्या सोचते हैं आप? खुलकर लिखिए, बताइए, मुझे आपके जवाब सुनने का इंतज़ार रहेगा।